अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में एक्सेसिव वरीज होती हैं, हर छोटी से छोटी बात की परेशानी होती है। अगर किसी ने सुबह कोई काम करना है, किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, कोई टेस्ट देना है या कोई प्रेजेंटेशन है, तो रात को वो सो नहीं पाएगा कि खुदा ना खास्ता सुबह जल्दी ना उठ सका तो क्या होगा, और अगर जॉब ना मिली तो क्या होगा, और अगर जॉब मिल गई तो जॉब मिलने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं क्या मैं उनको पूरा कर पाऊँगा या नहीं। तो इस किस्म की वरीज़ होती हैं। इसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड भी परेशानी हो सकती है कि अगर मैं बीमार हो गया तो क्या होगा, अगर मेरे घर वाले बीमार हो गए तो क्या होगा। और जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में परेशानी का जो फोकस है, वरी का जो फोकस है वो चेंज होता रहता है, यानी एक परेशानी से दूसरी परेशानी की तरफ कन्वर्ट होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक परेशानी ख़त्म होती है तो दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है। अगर एंजाइटी को हम नॉर्मली देखें तो एंजाइटी दो तरह की होती है, एक तो पैथोलॉजिकल एंजाइटी और दूसरी नॉन पैथोलॉजिकल एंजाइटी। और इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट किस तरह से कर सकते हैं। नॉन पैथोलॉजिकल एंजाइटी जो होती है उसको हम नॉर्मल एंजाइटी भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो या कोई एग्ज़ाम देना हो या कोई जॉब इंटरव्यू देना हो या कोई प्रेजेंटेशन हो, तो उससे पहले की जो एंजाइटी होती है उसको हम नॉर्मल एंजाइटी या नॉन पैथोलॉजिकल एंजाइटी बोलेंगे, क्योंकि ये जो एंजाइटी होती है ये टेस्ट के, जॉब इंटरव्यू के या प्रेजेंटेशन के बाद ख़त्म हो जाती है। ये शॉर्ट टर्म एंजाइटी होती है। लेकिन जो एक्सेसिव वरीज होती हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है, और उसमें एक्सेसिव वरीज होती हैं। उसमें जो पैथोलॉजिकल एंजाइटी होती है वो फिर आपकी लाइफ में डिस्ट्रेस कॉज करती है। इसके अलावा फिज़िकल और साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को भी डिस्टर्ब करती है। और यही एक्सेसिव वरीज जो हैं ये फिर फिज़िकल अराउजल को भी ट्रिगर करती हैं, यानी फिज़िकल सिम्टम्स भी इस साथ शो होती हैं। एक इंडिविजुअल की हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, उसको ठंडे पसीने आते हैं, बेचैनी होती है, हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। और जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर अगर अर्ली लाइफ में हो तो फिर हम इसे एज अ प्राइमरी डिसऑर्डर के तौर पर लेंगे। लेकिन अगर ये लेटर लाइफ में शो होता है, दूसरे मेंटल डिसऑर्डर के साथ होता है, तो फिर हम इसे एज अ सेकेंडरी डिसऑर्डर देखेंगे। और अगर सिम्टम्स मुसलसल 6 महीने तक रहें तो फिर हम इसे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के तौर पर डायग्नोज करेंगे। सिम्टम्स को अगर हम देखें तो सिम्टम्स वेरी करती हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, और इसमें टाइम के साथ साथ बेहतरी भी आ सकती है और सीवियरिटी भी आ सकती है। मसलन अगर एंजाइटी के दौरान कोई फिज़िकल इलनेस आ गई है तो एंजाइटी में सीवियरिटी भी आ सकती है। लेकिन अगर आपको इस तरह का इन्वायरमेंट मिले कि एंजाइटी को ओवरकम करें तो फिर इसमें बेहतरी आ सकती है। इमोशनल एंड कॉग्निटिव सिम्टम्स की अगर बात की जाए, अनकंट्रोलेबल परसिस्टेंट वरीज होती हैं। फियर होता है, जिस तरह के मैंने पहले भी बताया कि इसमें फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी होती है, यानी एंजाइटी का जो फोकस है वो शिफ्ट होता रहता है एक परेशानी से दूसरी परेशानी में। एक परेशानी ख़त्म होती है तो दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है। इसके अलावा इंडिविजुअल को डिसीजन मेकिंग में डिफ़िकल्टी आती है, वो कोई फ़ैसला नहीं कर पाता, उससे हमेशा यही डर लगा रहता है कि उससे कोई गलत डिसीजन ना हो जाए। इसके अलावा कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम आती है, स्लीपिंग प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे लोग रिलैक्स नहीं रह पाते, तो फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। एक चेन ऑफ थॉट होती है। फॉर एग्जांपल, इंटरव्यू के बारे में सोचते हैं कि अगर मैं इंटरव्यू अच्छा ना दे पाया, अगर मुझे ये जॉब ना मिली तो क्या होगा, मेरी फैमिली को सपोर्ट कौन करेगा। फ़र्ज़ करें जॉब मिल जाती है तो फिर जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके उनको बहुत ज़्यादा वरी होती है, यानी उनको बहुत ज़्यादा वरी होती है कि मैं जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा ना कर पाया तो क्या होगा, कहीं मुझे जॉब से निकाल ना दें। मतलब कि इसी तरह एक चेन ऑफ थॉट बनती रहती है। अब फिज़िकल सिम्टम्स और बिहेवियरल सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। फिज़िकल सिम्टम्स कौन कौन सी हो सकती हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में। फिज़िकल सिम्टम्स में मसल्स टाइटनेस होगी, जिस्म में दर्द होगा, सोने में मसला होगा, थकन रहेगी, बेचैनी रहेगी,
बदहज़मी के मसाइल होंगे, जैसा कि डायरिया या नोज़िया वगैरह। इसके अलावा बहुत ज़्यादा पसीना आना। और बिहेवियरल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? बिहेवियरल सिम्टम्स में रिलैक्स नहीं हो पाएंगे ऐसे लोग जिनको जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, किसी भी काम पर तवज्जो नहीं दे पाएंगे, कभी भी किसी एक काम पर तवज्जो या ध्यान नहीं कर पाएंगे। एक सिंपल सा काम करते हुए भी उन्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है और कोई एक काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगे। और ऐसी सिचुएशंस को भी वो अवॉइड करेंगे जो उनकी एंजाइटी को ट्रिगर करेंगी। सोशलाइज नहीं करेंगे, बाहर जाने से या स्कूल जाने से अवॉइड करेंगे। उनको हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं मैं कोई गलती ना कर दूँ, और अगर कोई काम करेंगे तो उसमें भी दूसरों से श्योरिटी या अप्रूवल मांगेंगे। ऐसे एंजाइटी डिसऑर्डर की कॉजेज़ या रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो इसमें फैमिली हिस्ट्री आ जाती है कि अगर फैमिली में किसी को कोई मेंटल डिसऑर्डर है या एंजाइटी है, बहन भाइयों को या पेरेंट्स को, तो तब भी एक इंडिविजुअल को ये चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी की लाइफ में लंबे अरसे से कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशंस चली आ रही हों, तब भी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी का कैफीन इंटेक ज़्यादा है या तंबाकू का एक्सेसिव यूज़ है तो वो भी एंजाइटी की सिम्टम्स को कॉज कर सकता है। इसके अलावा चाइल्डहुड अब्यूज़ अगर है तो तब भी एंजाइटी होने के चांसेस हो सकते हैं। फिर में हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट इसमें भी दो तरह से हो सकता है, मेडिकेशन से भी इसका ट्रीटमेंट हो सकता है और साइकोथेरेपी से भी। मेडिसिन तब दी जाती है जब न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस हो जाता है। मुख्तलिफ किस्म के मेंटल डिसऑर्डर्स में और एंजाइटी डिसऑर्डर में सेरोटोनिन का इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से एंजाइटी कॉज होती है। तो मेडिकेशन के थ्रू फिर सेरोटोनिन लेवल को इंक्रीज़ किया जाता है। तो साइकोथेरेपी की अगर हम बात करें तो साइकोथेरेपी में CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को थॉट पैटर्न को चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है, या मालएडेप्टिव बिहेवियर को चेंज करने के लिए भी CBT को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक इंडिविजुअल को जिसको जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, उसको एंजाइटी को ओवरकम करने की स्किल्स सिखाई जाती हैं कि किस तरह से वो अपने एंशियस थॉट्स को कंट्रोल कर सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।